पास क्या कार्रवाई चल रही है? 12th report of the Business Advisory Committee presented to the House on आप सुनिए ना क्या कहना चाहते क्या हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है अभी तक The biggest anti-national act you can do is vote chori. जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता, आज राहुल गांधी के लिए बड़ा मौका था, क्योंकि बहुत दिनों से संसद में हंगामा मचाया हुआ था कि भाई एसआईआर पे बात करो, वोट चोरी पे बात करो। आज राहुल गांधी कुर्ता उड़ता पहन के आए थे, बहुत दिन बाद। वैसे टी शर्ट में आते थे आजकल, लेकिन आज एकदम कुर्ता उड़ता में आए तो लोगों को लगा कि कुछ होगा जबरदस्त। लेकिन आज जब लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा शुरू हुई, एसआईआर पर बोलने का मौका राहुल गांधी के पास आया, तो वो अपनी स्पीच में न जाने कहां कहां की बात करने लग गए। खादी से लेकर साड़ी तक, गांधी गोडसे से लेकर आरएसएस तक। मतलब अगर आप एक तरीके से कहिए तो बाप रे बाप, एकदम पूरा जलेबी छान दिया। आदमी अलबला गया कि क्या सुने, क्या बोलें, क्या करें। राहुल गांधी वो सब बात करने लगे जिस पर बड़ा हंगामा मच गया। राहुल गांधी की स्पीच बीच में रुक गई, क्योंकि बीजेपी कहने लगी कि अरे मुद्दे पे तो बोलिए, इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करना था, क्या क्या बोले जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की स्पीच के दौरान लोकसभा में क्या बवाल मचा, फिर आगे की चीजें बताता हूं। The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूं सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है, एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। क्या धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ, हम सुनने के लिए बैठे हैं। The discussion is about the vote. एक मिनट, सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट। दरअसल राहुल गांधी ये कह रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है। पूरा शिक्षा तंत्र जो है वो आरएसएस और बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो बीजेपी हंगामा करने लगी कि भाई किसी और दिन बात कीजिएगा इस पे, अभी चुनाव पे बात करना है। आप कहां यूनिवर्सिटी पे चल गए। लोकसभा में राहुल गांधी का अलग अंदाज भी दिखा। वो खादी कुर्ता पहनकर आए थे, अंदाज तो अलग था लेकिन आरोप वही पुराने। राहुल गांधी फिर से उसी ब्राजीलियन मॉडल की बात करने लगे जिसे लेकर उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद संसद में ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लहराने लगे। हंगामा मच गया। लोकसभा स्पीकर इस पर भड़क गए। देखिए संसद में क्या हुआ। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. प्लीज नो। 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। राहुल गांधी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाकर जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उसके बाद बिहार चुनाव में उनकी पार्टी को 10 सीट भी नहीं आई। सुपड़ा साफ हो गया उनकी पार्टी का। लेकिन फिर वही पुरानी बात, कोई नई स्क्रिप्ट ही नहीं है उनके पास। हरियाणा के चुनाव में ब्राजील की महिला की फोटो का पिटा हुआ मुद्दा राहुल गांधी फिर संसद में लेकर आ गए। जबकि राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट दिखाई थी उसमें से कई महिला वोटर्स ने खुद सामने आकर कहा था कि वोट मैं नहीं डाला है भाई, मेरे नाम पे किसी और ने वोट नहीं डाला। फोटो की भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो आरोप राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के दौरान लगाए, उन्हीं को आज फिर रिपीट मोड में डाल दिया। नहीं होता, गाना डाल देते हैं, उसमें ऐसे गोला वाला बटन रहता है कि बजते रहो गाना। वैसे ही राहुल गांधी के आरोप जो है वो रिपीट मोड में चल रहा है। राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए और 4 मांग रखी। पहला सवाल, इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाले पैनल से सीजीआई को क्यों हटाया। दूसरा सवाल, पद पर रहते हुए चुनाव आयुक्त को सजा से इम्यूनिटी देने वाला फैसला क्यों। तीसरा सवाल, वोटिंग से जुड़े सीसीटीवी और बाकी डेटा को लेकर कानून क्यों बदला। 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का नियम क्यों।
इसी के साथ राहुल गांधी ने 3 बड़ी मांग भी रखी। पहली, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो। सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। तीसरा, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। इन सवालों और मांग को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। अब राहुल गांधी से एक सवाल यह है, देखिए वो पहले कहते थे कि सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग नहीं दे रहा। आज मान रहे हैं ना कि 45 दिन तक वो सीसीटीवी फुटेज जो है, जो हमने आपको पाठशाला में बताया था कि नियम के तहत 45 दिन सीसीटीवी फुटेज रखा रहता है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, मांगिए सीसीटीवी फुटेज। 45 दिन में मांगे हैं आप? नहीं, अनंत काल तक रखिए। मेरा जब मूड करेगा तब मैं मांगूंगा और मैं देखूंगा। यह हिसाब चलेगा क्या? अगर आपको यकीन है कि बिहार में चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, तो मांगिए ना सीसीटीवी फुटेज, निकालिए, एक्सपोज कर दीजिए। बीजेपी जो है उसने भी तगड़ा पलटवार किया। देखिए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुख्य चुनाव आयोग चुनने वाले पैनल से क्यों हटा दिया गया। यही राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बताते हैं कि इस देश में तो न्यायपालिका बची ही नहीं है। आज उनको अचानक विश्वास हो गया सीजेआई पर। और इनके समय में या इससे पहले के समय में चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते थे? सरकार तय कर देती थी चुनाव आयुक्त कौन होगा। तब इतनी अगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत महसूस हो रही थी तो बनाते ना पैनल। राहुल गांधी अपने पुराने आरोपों पर आज भी अड़े रहे, नया कुछ नहीं लेकर आए। बिहार के चुनाव को भी वोट चोरी वाला चुनाव बता दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट चोरी से बड़ा देश विरोधी काम कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने कैसे वोट चोरी को एंटी नेशनल एक्ट बताया है, सुनिए एक बार। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. राहुल गांधी अभी भी वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, लेकिन बिहार चुनाव के बाद एक भी सबूत लेकर कोर्ट नहीं गए। 45 दिन का वक्त होने के बावजूद कोई सीसीटीवी फुटेज उन्होंने नहीं मांगा। क्यों? राहुल गांधी को आज फिर से सालों बाद ईवीएम की भी याद आ गई। अखिलेश यादव भी ईवीएम की बात उठाने लगे। राहुल गांधी कहने लगे कि हमें ईवीएम चेक कराओ। अखिलेश यादव कहने लगे कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। दोनों नेताओं को एक बार सुनिए कैसे फिर ईवीएम को इन्होंने जिंदा कर दिया है। Also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए
कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दूसरे देश नहीं स्वीकार कर रहे तो हम क्यों करें? जो दूसरे देश कर रहे हैं वही करना है, और उनका ईवीएम का आर्किटेक्चर और हमारा अलग सिस्टम है बॉस। ये अखिलेश यादव को पता है, उनको नहीं पता ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिजिकली ईवीएम देखने नहीं दिया जाता। अरे भैया, ईवीएम पहले चेक कराया जाता है आपके पार्टी के एजेंट को, सारे पार्टी के एजेंट को। मॉक पोलिंग होती है, सब चेक करा के तब उसमें पोलिंग शुरू होती है। राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और आपके यूपीए के जमाने में भी ईवीएम से ही इलेक्शन होते थे, तब चेक कर लेते बैठ के। पिछले कुछ वक्त से विपक्ष ईवीएम को भूल गया था, लेकिन जब उसको समझ में आ रहा है कि एसआईआर वाला नैरेटिव तो घुस नहीं रहा पब्लिक तक, तो फिर ईवीएम को उठा के ले आए। आज राहुल गांधी ने ईवीएम की बात उठाकर फिर ईवीएम हैकिंग के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया कि चुनाव आयोग तो विपक्ष को यह अधिकार ही नहीं देता कि वो ईवीएम को चेक कर ले। लेकिन सच क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूं। साल 2017 में ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सभी को खुला चैलेंज दिया था कि यह साबित करो कि ईवीएम हैक हो सकता है। ये लो ईवीएम सामने रख दिया, करके दिखाओ हैक। आयोग ने इस चैलेंज को हैकाथॉन नाम दिया था। लेकिन जो 13 पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही थी, उनमें से सिर्फ 2 पार्टी सीपीआई और एनसीपी चुनाव आयोग के पास गए, और उन 2 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी आखिरी वक्त में हैकिंग के प्रयास से बैकआउट कर दिया। जबकि चैलेंज के तौर पर चुनाव आयोग ने उन 14 ईवीएम को रखा था जो लेटेस्ट चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। ईवीएम को हैक करने के लिए 5 घंटे का टाइम अलॉट किया गया था। कांग्रेस पार्टी तो गई भी नहीं थी। तो यह कहना कि ईवीएम देखने नहीं देती, अरे चुनाव आयोग ने कहा था लो हैक करके दिखाओ ना, सामने रख दिया। राहुल गांधी ईवीएम के चक्कर में फंस गए तो अखिलेश यादव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। अभी तक यही माहौल बना रहे हैं कि चुनाव में वोटर लिस्ट के जरिए बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। अब फिर से ईवीएम में दोष दिखने लगा है इन लोगों को, बैलेट पेपर अच्छा लगने लगा है। लेकिन बैलेट पेपर के फिर से इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो कहा था वो अखिलेश यादव को याद नहीं है शायद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 26 नवंबर 2024 को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर आप चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम ठीक नहीं तो खराब। पिछले साल ऐसी ही एक और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज करते हुए कहा था कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या होता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। अखिलेश यादव की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा गया कि बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी जनसंख्या जर्मनी से कहीं ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, यह बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। अखिलेश यादव जर्मनी, जापान, अमेरिका का उदाहरण देकर बैलेट पेपर पर लौटने की मांग कर रहे हैं, जबकि इसी साल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की थी। और बंगाल में बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव हुए थे, इधर डब्बा फेंका हुआ है, उधर बैलेट पेपर फेंका हुआ, लोगों ने देखा नहीं है क्या? और अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए बैलेट पेपर से ही हुए थे, बीजेपी वहां नहीं जीती क्या? कितना जलेबी छानिएगा बॉस कि कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट डलवा लेते हैं, बैलेट पेपर से कराएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी है तो एसआईआर में गड़बड़ी है, तो बूथ कैप्चरिंग या जब ईवीएम रखा जाता है वहां कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। अरे कभी तो देखिएगा कि आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। बात इलेक्शन रिफॉर्म की थी, लेकिन अखिलेश यादव तो रिफॉर्म का बैक गियर लगाने लगे कि ईवीएम छोड़ो बैलेट लाओ। अखिलेश यादव ने एसआईआर का विरोध भी किया, आरोप लगाया कि यूपी में एसआईआर की आड़ में सीएम योगी एनआरसी करवा रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इनको एनआरसी का डर सता क्यों रहा है। आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार अवैध घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रही है। इसी को अखिलेश यादव एनआरसी बता रहे हैं। आप देखिए, यूपी के अलग अलग शहरों में चेकिंग अभियान चल रहा है। लखनऊ में ऐसे ही अभियान के दौरान 160 सफाई कर्मियों के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस ग्राउंड पर उतर गई, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। यूपी के कानपुर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए।
पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में अलग अलग थानों में ऐसा अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हूं और वहां पर देखिए पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंचे हुए हैं, जांच रहे हैं। आधार कार्ड और उनके जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है ताकि पहचान हो सके कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं। देखिए ये जांच की जा रही है, जो दस्तावेज हैं उनको परखा जा रहा है। ये भाई अगर एसआईआर में भी कोई अवैध रूप से भारत में रह रहा है और बाहर भेजा जा रहा है तो इन लोगों को दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या आप ये माने बैठे हैं कि जो अवैध रूप से घुसा हुआ है उसने डॉक्यूमेंट बनाकर आपके लिए ही वोट किया होगा? आप क्यों नहीं मान सकते कि वो बीजेपी के लिए वोट करता होगा? यूपी में अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं, नहीं तो अखिलेश घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को भी चुनाव से जोड़ देते। लोकसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने मजाक मजाक में कांग्रेस की कैसे क्लास लगा दी, सुनिए। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। लोकसभा में तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नहीं बख्शा, लेकिन सदन के बाहर जब सोनिया गांधी का जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था तो वहां अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, डिंपल यादव भी मौजूद रहे। संसद परिसर में कांग्रेस दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी ने केक भी काटा। तस्वीर देखिए। इधर सोनिया गांधी के जन्मदिन का जश्न चल रहा था, उधर राहुल गांधी के लिए एक और मुसीबत बढ़ गई। संसद में राहुल गांधी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे थे और बाहर उनकी मां सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आने को लेकर जो विवाद था उस पर आज कोर्ट ने सोनिया गांधी को ही नोटिस दे दिया। दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर दिया गया है। आरोप है कि सोनिया गांधी को साल 1983 में भारत की नागरिकता मिली, लेकिन उनका नाम नई दिल्ली की विधानसभा की वोटर लिस्ट में 1980 में ही आ गया था, जबकि उस वक्त वो भारत की नागरिक ही नहीं थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि फर्जीवाड़े के जरिए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में डाला गया। मामले की अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिला। कुछ दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी गांधी परिवार पर मुसीबत आती जा रही है। सोनिया गांधी को मिले नोटिस को लेकर प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनवा देता हूं। बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।